देखो बेटा जी, बच्चे तो आते ही रहेंगे। और मैंने पिछली क्लास में वेव ऑप्टिक्स की बात की थी, और वेव ऑप्टिक्स में हमने लिया था ह्यूजेंस प्रिंसिपल। और वो यदि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं 1 मिनट में, तो वो ये था बेटा कि जब भी कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जितने भी पार्टिकल वाइब्रेटिंग होंगे, किसी भी वेव फ्रंट पर जितने वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं न्यू फ्रेश सोर्स की तरह, और उन्हें बेटा सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। मींस जो पार्टिकल एनर्जी लेके आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उस पार्टिकल को सेकेंडरी वेवलेट कहा जाएगा। और कोई भी पार्टिकल अपने पास एनर्जी नहीं रख सकता। यदि उसके पास एनर्जी है तो वो अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये था बेटा कि जितने भी वेवलेट्स होते हैं वेव फ्रंट पर, वो टेंजेंशियल होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वाइब्रेट करते रहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से मीडियम में, और वो एक नया वेव फ्रंट जनरेट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट तो दो चीजें रखी गई बस, कि ये बहुत सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, उनका एक सेंटर पॉइंट होगा, सोर्स पॉइंट होगा, उसे वेव फ्रंट कहता हूं। उसके सराउंडिंग जितने भी पार्टिकल है वो सेकेंडरी वेवलेट होंगे, क्योंकि वो आगे वाली एनर्जी, आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे। और वो पार्टिकल उस वेव फ्रंट पे टेंजेंशियल होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह से एक नया फ्रंट बनेगा, और उसे बेटा मैं सेकेंडरी वेव फ्रंट कहता हूं। और इसी पर मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाया था, और मैंने कहा था बेटा कि ये गारंटीड क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। कभी कभी राइट द लॉज ऑफ ह्यूजेंस या ह्यूजेंस प्रिंसिपल, यदि ऐसा नहीं करना है तो सीधा लिख देता है स्टेट एंड प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि मुझे उन्हें प्रूव करना है बेटा, तो उसका तरीका सिंपल सा ये है जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तरीका ये था कि हम एक वेव फ्रंट लेते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, और उसे बेटा इंसिडेंट करते हैं किसी प्लेन मिरर पर, और उसका रिफ्लेक्शन देख के पूरी डेरिवेशन मैंने पिछली क्लास में कराई थी। अब बेटा यहां पर दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ। वो भी ह्यूजेंस प्रिंसिपल से ही होगा। किस तरह से करेंगे, और इन दोनों के बाद फिर बेटा आप गारंटेड एक 3 नंबर क्वेश्चन यदि आप दोनों को करके रखें तो पेपर में श्योरली 3 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास होगा हमेशा। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा देखो। आज का टॉपिक है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। या बेटा ये लिखा आता है स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ। दो लॉ थे बेटा। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे normal to the incident point and refracted ray all lie in the same plane. Second beta, the ratio of sine
of angle of incidence to the sine of refracted angle is always equals to refractive index of medium. Means mu equals to beta sin I upon sin r. ये तो है स्टेटमेंट जो कि आप पहले से जानते हो, आपने पहले भी देखा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है इससे पिछले चैप्टर में। बात आती है बेटा प्रूफ की। कैसे प्रूव करूं जरा देखो। लेट अस कंसीडर a plane wave front AB consists of three wavelets, one, two, and three, incident to the interface x dash from rarer to denser medium and refract as A dash B dash along with 1 dash, 2 dash and 3 dash at angle R from the normal. In denser medium, let C1 beta speed of light in rarer medium, C2 beta speed of light in denser medium, and refractive index mu equals to C1 upon C2. गरिमा, यस सर। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। अब बेटा देखो इसका डायग्राम। यहां पर मैंने मान लिया ये कोई इंटरफेस थी बेटा, और इंटरफेस का नाम था बेटा एक्स और एक्स डैश। यहां ये रेयरर मीडियम है, ये बेटा इधर डेंसर मीडियम है। यहां स्पीड बेटा C1 है, यहां पर स्पीड बेटा C2 है। यहां से एक वेव फ्रंट बेटा इंसिडेंट किया, ये बेटा नॉर्मल,
ये ए बी इसके बेटा 3 वेवलेट्स हैं। एक वेवलेट बेटा ये, एक बेटा ये था पार्टिकल, एक बेटा ये था, एक बेटा ये फर्स्ट था, ये बेटा सेकंड है, ये थर्ड है, ये 3 वेवलेट्स है इस वेव फ्रंट पर। और मैंने कहा था बेटा ये स्फेरिकल होते हैं, पार्टिकल्स है बेटा, टेंजेंट होते हैं। यहां से तीनों वेवलेट्स आते हैं इस वेव फ्रंट के साथ। यहां पर बेटा नॉर्मल ड्रॉ करो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फ्रंट का भी बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में आएंगे, क्योंकि इसको कहा है बेटा इंटरफेस। तो अंजलि जब रेयर से डेंसर मीडियम में आते हैं तो किधर बेंड होता है बेटा? टूवर्ड द नॉर्मल। अंजलि, यस सर। ये रेंज बेटा ऐसे आई और यूं बैंड होगी, और यहां पर एक नया फ्रंट जनरेट करती है। जो ए पॉइंट था बेटा यहां पर ए डैश हो गया, जो पार्टिकल 1 था वो 1 डैश हो गया, जो 2 था बेटा यहां पर 2 डैश हो गया, और जो बेटा 3 था वो 3 डैश हो गया। ये बेटा यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये भी हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ये पॉइंट मान लिया बेटा P, इसे मान लिया Q, ये हो गया बेटा R।
किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है डायग्राम में, बात करें बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं। सर बी डैश कहाँ पे आ गया यहाँ पे? हाँ, ये बी था तो बेटा बी डैश यहां रहेगा, वरना ये बी था बेटा, यहाँ बी डैश, ए था यहाँ ए डैश। और कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, क्लियर। अब बेटा यहां तक मैं फर्स्ट इक्वेशन तक ले चुका, डायग्राम तो बेटा यूज करना पड़ेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और बेटा देख लेना, फर्स्ट इक्वेशन याद रखेंगे। तो बेटा जी यहां पर C1 C2 तो ठीक था, सिंस all the wavelets appears at the same time, और बेटा स्पीड इक्वल्स टू होता है वरना डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड C1 थी, यहां से बेटा जब ये रे यहां तक पहुंची है, C1 स्पीड से जा रही थी, तो बी बी डैश अपॉन टी, यहां से ये स्पीड होगी C2, इसमें डिस्टेंस होगी ए डैश डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड सेकेंड बाई थर्ड, C1 बाई C2 इक्वल्स टू बी बी डैश अपॉन ए डैश फ्रॉम 4 and 1। 4 क्या था बेटा? सर म्यू इज इक्वल टू C1/C2। और 1 क्या था बेटा? म्यू इक्वल्स टू C1/C2, और ये C1/C2। यस सर। तो म्यू इक्वल्स टू आ गया बेटा बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब बेटा पाथ की इक्वेशन निकालो अकॉर्डिंग टू पाथ वर्सेस टाइम। यहां से यहां तक पहुंचने का कितना टाइम होगा? बी बी डैश अपॉन C1, यहां से यहां तक ये C1 स्पीड से जाएगा, और ये बेटा डेंसर मीडियम है, तो Q से R तक कितनी स्पीड होगी? C2। क्यों भाई गुनगुन? यहां तक स्पीड बेटा C1 है, और यहां से यहां तक स्पीड बेटा इसके इंटरफेस के नीचे क्या है? C2। तो यहां पर यदि मैं टाइम निकालता हूं तो टाइम क्या होगा? PQ अपॉन C1 और QR अपॉन C2, और ये टाइम क्या होगा बेटा? A डैश अपॉन C2, और इट वुड बी T। एक सेकंड देखो जरा, मैं वॉशरूम तक जा रहा हूं, गले में दिक्कत सी होगी, और एक सेकंड इस इक्वेशन को ध्यान से देखो।
कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ऊपर से थोड़ा पानी से साफ करना है, नहीं तो जम जाएगा वो। जो सीरियस साफ कर रहे हो ना, थोड़ा पानी से भी साफ करके आ जाना। हाँ वो ये ना, फिर जम जाएगा नहीं तो। लगाई नहीं अभी? तो बेटा देखो यहां पर ये पाथ इक्वेशन है और ये रिप्रेजेंट करता है हेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे all lie in the same plane। कभी भी इस सिचुएशन को बेटा प्रूव करना हो तो मेरे पास एक ही होता है कि मैं इक्वेशन ऑफ पाथ को डिटरमाइन कर लूं, और इक्वेशन ऑफ पाथ ही डिसाइड करेगी कि वो प्लेन एक है। यदि प्लेन एक हो जाता है इसका मतलब है कि वहां पर जो रे पहुंचेंगी उनकी टाइमिंग्स क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम रहेंगी। अब मुझे चाहिए बेटा स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ या सेकंड लॉ ऑफ ह्यूजेंस, all the wavelets tangent to the wave front, यदि बेटा टेंजेंट है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। एंगल बी, एंगल ए डैश, इट वुड बी 90 डिग्री। और यदि ये बेटा ये 90 डिग्री है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट ट्राइंगल। ये तो इन राइट ट्राइंगल ए बी बी डैश साइन आई क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। यहां से यहां तक क्या है बेटा, ए बी डैश। This is equation 7. In right triangle A dash B dash sin R equals to R, ये रहा बेटा, क्या होगा A dash upon A B dash। This is equation 8। Divide 7/8 तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश और ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो साइन आई अपॉन साइन आर, बी बी डैश अपॉन ए डैश, और ये बेटा किसके बराबर होता है, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो म्यू इक्वल्स टू जस्ट साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और इसे कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था या जो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था उसका जो प्रूफ है उसका तरीका बस ये है, पहले C1 C2 ले लिया, एक साथ अपीयर होंगी
C1 C2 निकाला, दोनों को डिवाइड, म्यू निकाल दिया। हाँ बेटा। सर अनुष्का ज्वाइन नहीं हो पा रही। क्यों? सर वो ट्राई कर रही है, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा? आपका नहीं हुआ, उसे दोबारा से लिंक भेज दो। इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, वो ज्वाइन तो हुई थी है बेटा। ब्रेविंच। यस सर। मैं बेटा उसे लिंक भेज दो। हाँ सर। ये कूड़ा सा इधर से भी खींच दे, उधर को मैं भी उठवा देता हूँ। ये एक कोने में ही कर दे भाई उधर को। तो बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो? गुलगुन। यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। गरिमा। गरिमा। अच्छा, इसकी भी आवाज नहीं आ रही। आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, अदरवाइज हाँ वही है, गरिमा कह रही है ना नेटवर्क इश्यू हो रहा है, क्योंकि अभी 17 बच्चे थे, अब देखो 13 बच्चे दिख रहे हैं, तो वो नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा। पर उसके लिए ये है कि ट्राई करेंगे तभी होगा। और बेटा जी यहाँ पर 3 नंबर का टॉपिक था जो कि वेव ऑप्टिक्स को बताता था कि वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट होता है और ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब मैंने कहा बेटा इसके बाद में अब यहाँ पर जो बातें चलेंगी, एक इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस दूसरा डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। इसके लिए सबसे पहले बातें करते हैं सोर्स की। व्हाट आर द सोर्सेस? किस तरह के सोर्स होने चाहिए? यदि बेटा मैं सोर्सेस की बात करूं तो यहां मेरे पास 3 तरह के सोर्स अवेलेबल होते हैं। पहला सोर्स जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, दैट इज द सिंगल सोर्स। आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, पहले जब बेटा स्कूटर होती थी, बाइक, ट्रक, कुछ भी व्हीकल्स होते थे, उनमें एक बल्ब लगता था बस। वो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज थे। आजकल यदि आपके घर में बाइक है, स्कूटी है, कार है, तो उसमें आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ बल्ब्स होते हैं। एक बल्ब मोनोक्रोमेटिक होता है, एक से ज्यादा जब होंगे तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेगा। यदि एक से ज्यादा सोर्सेज यूज करता हूं तो मेरे पास 2 तरह के सोर्स और जनरेट होते हैं। उनमें से एक को नाम देता हूं बेटा मैं कोहेरेंट सोर्स, दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में क्या फर्क है? मोनोक्रोमेटिक तो सीधा हो गया, आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वो बेटा क्या है? एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। यदि आपके पास एक से ज्यादा बल्ब यूज करते हो तो वहां पर बाय नेचर ऑफ लाइट आप डिसाइड करेंगे कि वो मोनोक्रोमेटिक तो नहीं होगा, क्योंकि दो या 3 है। मोनोक्रोमेटिक का तो सिंगल मतलब होता है। उसके लिए बेटा या तो कोहेरेंट या इनकोहेरेंट, और वो बेटा बनाना पड़ता है। जो भी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं वो कोहेरेंट बीम देती है, उन्हें इस स्टाइल में लगाया जाता है, इस तरह के लेंसेज यूज किए जाते हैं कि वो सारे मिलके एक ही वेव फ्रंट जनरेट करें।
इनकोहेरेंट में अलग अलग बल्ब्स हैं, वो अलग अलग इमेजेस देंगे, वो अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने जनरेट करेंगे। जैसे आपके घर में, मेरे यहाँ हॉल में 5-6 ट्यूबलाइट लगी हुई है। यदि मैं 6 ट्यूबलाइट को एक साथ ही ऑन कर दूं तो बेटा एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेजेस दिखाएंगे। लेकिन यदि इन 6 को इस तरह से अरेंज करूं कि वो एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज रिप्रेजेंट करते हैं, कोहेरेंट सोर्स होगा। मींस व्हेन 2 or more sources produce waves of the same amplitude, same frequency, same wavelength, then source is known as coherent. तो कोहेरेंट कैसे बनाया जाएगा, क्या इसकी सिचुएशन होती है, किस तरह से कोहेरेंट सोर्स जनरेट करते हैं, तो अभी तो बेटा यही तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा क्या, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस किसके बेटा, वेव फ्रंट के लिए। तो अब क्या है टॉपिक, there are 3 types of sources। सर आप क्या काम चल रहा है क्या? मोनोक्रोमेटिक